आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल का अध्ययन करें। गुप्त काल में हमने समुद्रगुप्त, रामगुप्त और श्रीगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे चर्चा कर ली है। और आज का हमारा चैप्टर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम कुछ उपाधियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो वैवाहिक नीति अपनाई गई थी, वैवाहिक नीति, उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन नवरत्न थे, कहाँ कहाँ थे, यद्यपि इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं गुप्त काल के, उनका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ केवल चर्चा करेंगे इनके दरबार से संबंधित नवरत्न कौन कौन से थे। तो आइए अब हम बात करते हैं विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक तो सबसे पहले हम बात करें माता पिता की। पिता, इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इसी प्रकार इनकी माता का नाम था दत्त देवी। पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्त देवी। अब इनकी उपाधियां देखिए, इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां देखिए कौन कौन सी हैं। विक्रमादित्य, सकारी, विक्रमादित्य सकारी, परम भागवत। विक्रमादित्य सकारी, परम भागवत। इसी प्रकार देवराज, देवगुप्त, देवश्री, सहसांक। ये इनकी कुछ उपाधियां हैं। विक्रमादित्य, सकारी, परम भागवत, देवराज, देवगुप्त, देवश्री और सहसांक। तो इनकी जो प्रिय उपाधि है, ये जो परम भागवत है, ये इनकी प्रिय उपाधि है। और इनका जो प्रसिद्ध नाम है वो देवराज है। तो इनकी जो प्रिय उपाधि है, प्रिय उपाधि कौन सी है? परम भागवत। और इनका प्रसिद्ध नाम कौन सा है? देवराज इनका प्रसिद्ध नाम है। तो पिता समुद्रगुप्त, माता दत्त देवी, ये इनकी कुछ उपाधियां हैं। इसके पश्चात देखिए, इनके बारे में जो जानकारी है, इनके बारे में जानकारी का मुख्य जो स्रोत है वो है मेहरौली लौह स्तंभ लेख। मेहरौली लौह स्तंभ लेख। तो मेहरौली लौह स्तंभ लेख से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति देखिए, इसके बाद हम बात करें इनकी वैवाहिक नीति। एक तो इनकी पत्नी का नाम है, जिससे हम बात करें सबसे पहले इनकी पत्नियां। सबसे पहले है ध्रुव देवी, पत्नी का नाम है
ध्रुव देवी। हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि रामगुप्त की हत्या करके ये ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लेते हैं और इनसे जो पुत्र पैदा हुए, ध्रुव देवी से इनसे पुत्र पैदा हुए कुमारगुप्त और एक गोविंदगुप्त। तो इनसे 2 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव देवी पत्नी का नाम है, इससे 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम है कुमारगुप्त और एक का नाम है गोविंदगुप्त। इसके बाद एक पत्नी का नाम है नंबर 2 कुबेर नागा। पत्नी का नाम है कुबेर नागा। ये नागवंश की राजकुमारी थी, नागवंश की राजकुमारी, ये नागवंश की राजकुमारी थी। इसके बाद देखिए ये जो कुबेर नागा है, इससे एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। एक पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। और इस प्रभावती गुप्ता का विवाह, इसका विवाह रुद्रसेन सेकंड, जो वाकाटक वंश का था, रुद्रसेन सेकंड, और एक कौन से वंश का था? वाकाटक वंश का। तो एक पत्नी ध्रुव देवी, उसके पुत्र है कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त। एक पत्नी का नाम है कुबेर नागा, ये नागवंश की राजकुमारी है। इसकी पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता। इसका विवाह रुद्रसेन सेकंड से हुआ, जो कौन से वंश का था? वाकाटक वंश का। आपको ध्यान रखना है, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद, जैसे अपनी यहाँ बात करें, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रशासन का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में आ गया। अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में आ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में। तो एक तो ध्रुव देवी और एक है कुबेर नागा। इसके बाद नंबर 3 यदि हम बात करें, अनंत देवी। इसने अनंत देवी का विवाह अपने पुत्र कुमारगुप्त के साथ किया था। तो अनंत देवी इसका विवाह किसके साथ किया? अपने पुत्र कुमारगुप्त के साथ इसका विवाह किया। तो ये जो अनंत देवी है, ये अनंत देवी कदम्ब वंश के शासक काकुस्थ वर्मन की पुत्री है। देखिए ये जो अनंत देवी है, ये काकुस्थ वर्मन जो कदम्ब वंश का है, कदम्ब वंश के शासक काकुस्थ वर्मन की पुत्री थी। और इस विवाह का उल्लेख हमें तालकुंड अभिलेख से मिलता है। देखिए इस विवाह की जानकारी हमें तालकुंड अभिलेख से मिलती है। तालकुंड अभिलेख से मिलती है। तो इसकी वैवाहिक नीतियां हैं, एक पत्नी है ध्रुव देवी, इसके पुत्र हैं कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त। एक है कुबेर नागा, ये नागवंश की राजकुमारी थी। इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। इसका विवाह रुद्रसेन सेकंड जो वाकाटक वंश का था।
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रशासन का अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में आ गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में। एक अनंत देवी का विवाह इन्होंने अपने पुत्र कुमार गुप्त के साथ किया। ये कदम वंश के शासक काकुस्थवर्मन की पुत्री थी। कदम वंश का शासक है काकुस्थवर्मन, इसकी पुत्री थी। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तालकुंड अभिलेख से। तो एक सामान्य परिचय हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन से नवरत्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो जो नवरत्न है उनके बारे में हम बात करते हैं। नवरत्न, देखिए ये जो नवरत्न है ये उज्जैन में रहते थे। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सांस्कृतिक राजधानी थी। तो ये कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे। एक तो ये जो नवरत्न है उज्जैन में रहते थे। ये नवरत्न कहाँ रहते थे? उज्जैन में। और उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी थी। उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी थी। ध्यान रखना है, उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी थी। अब ये नवरत्न कौन कौन से हैं ये देख लीजिए एक बार आप। जैसे कालिदास, जो कालिदास है ये नाटक और काव्य से संबंधित है। नाटक व काव्य से संबंधित हैं। इसके बाद नंबर 2 धन्वंतरी। धन्वंतरी इनके चिकित्सक थे। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक। अमर सिंह, अमर सिंह ये शब्दकोश रचना से संबंधित थे। शब्द कोश रचना, तो ये किससे संबंधित थे? शब्दकोश रचना से। इसके बाद वेताल भट्ट, ये जादू से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? जादू से संबंधित थे। इसी प्रकार वराह मिहिर, वराह मिहिर वराह मिहिर ये थे खगोल शास्त्री। ये थे आपके खगोल शास्त्री। इसी प्रकार क्षणपक, क्षणपक ये ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? ज्योतिष विद्या से। शंकु ये वास्तुकला से संबंधित थे। वास्तुकला ये किससे संबंधित थे? वास्तुकला से। घटकरपर ये कूटनीतिज्ञ थे। घटकरपर ये कूटनीतिज्ञ थे। घटकरपर क्या थे इनके? कूटनीतिज्ञ। और एक वररुचि ये व्याकरण से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? व्याकरण से।
तो ये नवरत्न हैं, इनके दरबार में थे। कालिदास नाटक और काव्य से संबंधित, धन्वंतरि चिकित्सक, अमर सिंह शब्दकोश रचना, वेताल भट्टी जादू से संबंधित थे, वराह मिहिर खगोल शास्त्री, क्षणपक ज्योतिष विद्या से संबंधित है, शंकु वास्तुकला, घटकर पर कूटनीतिज्ञ, और वर रुचि का संबंध किससे था? व्याकरण से था। वर रुचि का संबंध किससे है? व्याकरण से। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेहरौली लौह स्तंभ लेख। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख। इससे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, ये जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, दिल्ली में स्थित है। एक तो ये लगभग 23 फीट ऊंचाई है इसकी, लगभग 23 फीट ऊंचाई है इसकी, लगभग 23 फीट ऊंचाई है इसकी। लिपि है ब्राह्मी और इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा है संस्कृत। ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है, ये पहले व्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित था। तो ये पहले व्यास नदी किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित था। ये व्यास नदी किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित था। अनंगपाल तोमर ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। ध्यान रखना है, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। अनंगपाल तोमर ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। और ये कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में स्थित है। कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में स्थित है। कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में स्थित है। इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। चंद्र शब्द लिखा हुआ है। और इससे वाहलिकों का भी, इसमें वाहलिकों का उल्लेख मिलता है। वाहलिकों का उल्लेख मिलता है। ये जो वाहलिक हैं, इनका संबंध है बल्ख अफगानिस्तान से। ये जो वाहलिक हैं, इनका संबंध कहाँ से है? बल्ख अफगानिस्तान से। वर्तमान में इनका संबंध कहाँ से है? बल्ख अफगानिस्तान से। ये जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसे आज तक जंग नहीं लगा। इसे जंग नहीं लगा। तो ये उन्नत टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, उन्नत तकनीकी का एक उदाहरण है, उन्नत तकनीकी का एक उदाहरण है। इसे आज तक जंग नहीं लगा। ये खुले आसमान में खड़ा हुआ है। तो जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, इससे भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने, जैसे हम बात करें चांदी के सिक्के, और इसने जो सिक्के चलाए थे, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के हैं। व्याघ्र हनन प्रकार के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसी प्रकार इन्होंने शक शासक, इन्होंने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया था। रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया।
पराजित किया था। शक वंश का शासक था रुद्र सिंह थर्ड, इसे पराजित किया। इसी प्रकार जो उदयगिरी अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख में वीरसेन को इनका संधि विग्रहिक बताया गया है। वीरसेन को, वीरसेन को संधि विग्रहिक बताया गया है, ये ध्यान रखना है। वीरसेन को क्या बताया गया, इनका संधि विग्रहिक। और जो मथुरा लेख है वो इनका पहला लेख था। मथुरा लेख में शैव संत उदीचाचार्य की चर्चा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट। जो मथुरा लेख है इनका पहला लेख था, नोट। मथुरा लेख में शैव संत उदिताचार्य की चर्चा है, उदिताचार्य की चर्चा है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप एक दो बार इनका रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेहरौली लोह स्तंभ लेख और इसके जो नवरत्न थे वो उज्जैन में रहते थे। उज्जैन एक सांस्कृतिक राजधानी थी। उज्जैन क्या थी, एक सांस्कृतिक राजधानी। और इसके समय पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र और उज्जैनी, जैसे अपन यहाँ नोट करें, एक तो पाटलिपुत्र, एक उज्जैनी, ये दोनों शिक्षा के केंद्र थे, दोनों इसके समय शिक्षा के केंद्र थे। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से संबंधित पहले सामान्य जानकारी देखिए। माता पिता, कुमारगुप्त पिता कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, और इनकी माता का नाम क्या है, ध्रुव देवी। जो कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, अभी डिटेल से चर्चा करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। इसी प्रकार सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त के ही मिले हैं। लगभग 18 अभिलेख हैं, लगभग 18 अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें गुप्तकालीन सिक्कों का जो भंडार है राजस्थान में बयाना से मिला है, और जो बयाना से सिक्कों का भंडार मिला है उनमें सर्वाधिक सिक्के किसके हैं, कुमारगुप्त के। इसी प्रकार यदि हम बात करें, ये पहला शासक था जिसके बंगाल से अभिलेख मिले हैं। गुप्त वंश का पहला शासक, तो एक तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसके सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, गुप्त वंश का पहला शासक जिसके बंगाल से अभिलेख मिले हैं, गुप्त वंश का पहला शासक जिसके सर्वाधिक सिक्के बयाना से मिले हैं, राजस्थान की बात करें बयाना भरतपुर से मिले हैं। इसी प्रकार बंगाल से इसके पहली बार लेख मिलते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कौन था, कुमारगुप्त। हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग ने इन्हें शक्रादित्य कहा है। चीनी यात्री हेनसांग ने इन्हें क्या कहा, शक्रादित्य कहा। तो आइए अब इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इन्होंने गरुड़ के स्थान पर अपने सिक्कों पर मयूर और कार्तिकेय का अंकन करवाया था। मयूर और कार्तिकेय का अंकन करवाया, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गए पिता और माता। इसके बाद देखिए, इसके बारे में बिलसड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से बिलसड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। इनके बारे में बिलसड़ अभिलेख से मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं अपन पत्नी, इनकी पत्नी के बारे में देखिए। इनकी पत्नी नंबर 1 अनंत देवी।
अनंत देवी, और इसका पुत्र था पुरुगुप्त। इससे जो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम था पुरुगुप्त। तो एक पत्नी का नाम है अनंत देवी और अनंत देवी के पुत्र का नाम क्या था? पुरुगुप्त। एक पत्नी का नाम है देवकी, एक पत्नी का नाम है देवकी, और इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम है स्कंदगुप्त। इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, अनंत देवी, पुत्र का नाम पुरुगुप्त, और एक है देवकी, इसके पुत्र का नाम क्या है? स्कंदगुप्त। इसके बाद हम कुमारगुप्त की उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं इनकी, देखिए उपाधियां देखिए, जैसे महेंद्रादित्य, राज महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेघ, महेंद्र, शक्रादित्य। ये जो शक्रादित्य की उपाधि है ये हेनसांग ने दी थी। ये किसने दी है? हेनसांग ने। एक है पृथ्वीपति, लेकिन उनकी कुछ उपाधियां हैं, महेंद्रादित्य, राज महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, शक्रादित्य। तो शक्रादित्य किसने कहा था? हेनसांग ने। और एक है पृथ्वीपति, तो एक तो इनके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक अभिलेख, लगभग इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है। लगभग इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 18। इसी प्रकार ये अश्वमेघ का आयोजन भी करवाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का इन्होंने आयोजन करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो एक तो सर्वाधिक लेख मिलते हैं गुप्त काल में, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। ये पहले शासक थे जिनके बंगाल से लेख मिले हैं, बंगाल से। प्रथम गुप्त शासक जिनके बंगाल से लेख मिले हैं। बंगाल में कहाँ से मिले हैं? देखिए, बंगाल में धनदेह, दामोदरपुर से, और वैग्राम। धनदेह, दामोदरपुर और वैग्राम, ये बंगाल से इनके लेख मिलते हैं। तो पहला गुप्त शासक जिनके बंगाल से हमें लेख मिलते हैं। इसी प्रकार इसने अपने सिक्कों पर, अभी मैंने बताया था, सिक्कों पर किसके स्थान पर? गरुड़ के स्थान पर, मयूर व कार्तिकेय का अंकन करवाया। तो जो गरुड़ के
सिक्के प्रचलित थे उनके स्थान पर इन्होंने मयूर और कार्तिकेय का अंकन करवाया। इसी प्रकार बयाना से हमें गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें से लगभग 623 सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के। तो बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं और इनमें 623 सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के। तो सर्वाधिक सिक्के हैं इसके कुमारगुप्त के 623 सिक्के मिले हैं। तो कुमारगुप्त एक तो सर्वाधिक अभिलेख से संबंधित अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिनके बंगाल से लेख मिले हैं। कार्तिकेय और मयूर का अंकन करवाते हैं गरुड़ के स्थान पर। और गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो हमें बयाना से मिले हैं। राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार बयाना से मिला है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो सिक्के हैं वो किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 623। जिनकी संख्या कितनी है? 623। इसके बाद देखिए, भीतरी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख, ये जो भीतरी अभिलेख है इसका संबंध है गाजीपुर यूपी से। इसका संबंध कहाँ से है? गाजीपुर यूपी। इस भीतरी अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था इसके समय, कुमारगुप्त के समय। पुष्यमित्रों का इनका संबंध एमपी से था। इनका संबंध कहाँ से था? एमपी से। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। अब इनका दमन करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया था। ध्यान रखना है, इनका दमन करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया और स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया था, ये ध्यान रखना है। तो पुष्यमित्रों का जो आक्रमण है वो किसके समय होता है? कुमारगुप्त के समय, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसी प्रकार मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख जो वत्स भट्टी के द्वारा रचित है। इसकी रचना किसने की है? वत्स भट्टी द्वारा रचित। देखिए, ये जो मंदसौर अभिलेख है इससे जानकारी मिलती है कि इसका एक गवर्नर था बंधवर्मा। इसका गवर्नर था बंधवर्मा। इस बंधवर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बंधवर्मा के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो कुमारगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। उपाधियां ध्यान रखनी है, सर्वाधिक अभिलेख हैं, सिक्के मयूर और कार्तिकेय किसके स्थान पर? गरुड़ के स्थान पर। पहला शासक जिसके बंगाल से लेख मिले हैं धनदेह, दामोदरपुर और वैग्राम। और बयाना से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। जो शासक कौन है? गुप्त वंश का शासक कौन है? कुमारगुप्त। भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि किसके समय किसका आक्रमण हुआ था? पुष्यमित्रों का, जिसका दमन करने के लिए किसको भेजा गया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने इनका दमन कर दिया। मंदसौर अभिलेख जो वत्स भट्टी द्वारा रचित है, ये एक गवर्नर था इनका जिनका नाम था बंधवर्मा। इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। वो कौन सी उपलब्धि है? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसके बाद हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्या स्थिति थी इसकी और ये क्यों प्रसिद्ध हुआ करता था, इसमें कौन कौन से पुस्तकालय थे, इसमें कितने विद्यार्थी अध्ययन करते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनका हम यहीं पर अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय देखिए, एक तो ये बिहार के बड़गांव, राजगिरी बड़गांव में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। बड़गांव राजगिरी बिहार में स्थित है। ये बड़गांव राजगिरी बिहार में स्थित है। इसी प्रकार ये महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। ये विश्व का प्रथम पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय था। विश्व का प्रथम पूर्णतया आवासीय विश्वविद्यालय था और इस 7वीं सदी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। इसी प्रकार 7वीं सदी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। देखिए, यदि हम बात करें कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, वो तो था तक्षशिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भी ध्यान रखना है, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। तो 9वीं से 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, 9वीं से 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। इसी प्रकार इसे महायान बौद्ध ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। हेनसांग के अनुसार इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त को क्या कहता है? शक्रादित्य कहता है, ध्यान रखना है। हेनसांग के अनुसार इसका निर्माण शक्रादित्य ने करवाया था। और हेनसांग ने ही बताया कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इसी प्रकार यहाँ का आचार्य था शीलभद्र। यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य हुए शीलभद्र। आर्यभट्ट ने भी यहाँ अध्ययन किया था, ध्यान रखना है। आर्यभट्ट ने यहाँ अध्ययन किया था। और
मुख्यतः पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मुख्यतः पाली भाषा में शिक्षा। यहाँ धर्मगंज नाम एक पुस्तकालय था जो 3 भागों में विभाजित था। धर्मगंज यहाँ का जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। और ये जो धर्मगंज है 3 भागों में है, ये 3 भागों में था। रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि। तो ध्यान रखना है, धर्मगंज नामक पुस्तकालय 3 भागों में था। रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। इसी प्रकार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व द्वार पंडित, प्रवेश परीक्षा लेता था। प्रवेश परीक्षा लेता था। और यहाँ केवल भारत ही नहीं, विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी ने इसे दुर्ग समझकर जला दिया था। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी ने इसे दुर्ग समझकर जला दिया था। इसे दुर्ग समझकर जला दिया था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। तो ये हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है आपका कुमारगुप्त। इसके बाद हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। इसके बाद जो अगला शासक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, स्कंदगुप्त। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुमारगुप्त के बाद एक प्रसिद्ध शासक आता है। ये अंतिम प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक है गुप्त वंश का। इसका नाम है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों का इन्होंने सफलतम सफाया कर दिया था। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि पुष्यमित्रों का अभियान हुआ था कुमारगुप्त के समय, उनका सफलतम मुकाबला किया। इसके जो सिक्के थे, सोने के सिक्के जिनका सर्वाधिक वजन था, गुप्त काल में सर्वाधिक वजनदार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? स्कंदगुप्त ने। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हम चर्चा कर चुके हैं बांध का निर्माण, बांध टूट गया था, उसका निर्माण करवाते हैं। तो स्कंदगुप्त में 5-7 मिनट का ये वीडियो है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, एक तो इसकी उपाधियाँ देखिए पहले, स्कंदगुप्त की उपाधियाँ। इसकी उपाधियाँ देखिए। देवराज, सक्रोपम, परम भागवत और विक्रमादित्य। देवराज, सक्रोपम, परम भागवत और विक्रमादित्य, ये इनकी उपाधियां हैं। इसके बाद इनके बारे में जानकारी के स्रोत, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? देखिए, जूनागढ़ अभिलेख, कैहोम स्तंभ लेख, कैहोम
स्तंभ लेख, भीतरी अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र। इनके बारे में ये जानकारी के कुछ स्रोत हैं। जूनागढ़ अभिलेख, कैहोम स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, इंदौर ताम्रपत्र और गढ़वा शिलालेख। एक और है गढ़वा शिलालेख, गढ़वा शिलालेख। इनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें इसे गुप्त वंश का वीर कहा गया। ध्यान रखना है, भीतरी स्तंभ लेख में भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें इन्हें क्या कहा गया? गुप्त वंश का वीर कहा गया, गुप्त वंश का वीर कहा गया है। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख से एक तो जानकारी मिलती है कि इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों का इन्होंने सफाया किया। जो जूनागढ़ अभिलेख है, देखिए जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से एक तो क्या जानकारी मिलती है, इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ और इसने हूणों का सफाया कर दिया। हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का सफाया किया। इसी प्रकार इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसकी चर्चा कर चुके हैं हम। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसी प्रकार हम चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया था, पुष्यमित्रों को पराजित किया था। हम चर्चा कर चुके हैं जिनका आक्रमण किसके समय होता है, इनके पिता कुमारगुप्त के समय उनका आक्रमण होता है। इसके बाद हम बात करें, इंदौर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र से क्या जानकारी मिलती है, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर का, इसी प्रकार इन्होंने चीनी सम्राट सांग के दरबार में दूत भेजे थे। चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजे और सर्वाधिक वजनदार सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक वजनदार सोने के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। तो जो स्कंदगुप्त है, इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, देखिए उपाधि हैं देवराज, सक्रोपम, परम भागवत, विक्रमादित्य। जानकारी के स्रोत जूनागढ़ अभिलेख, कैहोम स्तंभ लेख, भीतरी अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र, गढ़वा शिलालेख। तो भीतरी स्तंभ लेख में इसे क्या कहा गया है, गुप्त वंश का वीर, गुप्त वंश का वीर कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों का इन्होंने सफलतम सफाया कर दिया था और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। पुष्यमित्रों को इसने पराजित कर दिया था, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया।
चीनी सम्राट जिसका नाम है सांग इसके दरबार में दूत भेजे। और सर्वाधिक वजनदार जो सोने के सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? स्कंदगुप्त के द्वारा ही जारी किए गए थे। तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन किया है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो गुप्त वंश के कुछ शासक बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे हम कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे, साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी जो भी प्रमुख विद्वान थे, तो महत्वपूर्ण जो विद्वान थे गुप्त काल के, उनसे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख विद्वान जिनका कला, साहित्य या विज्ञान से क्या क्या संबंध था, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।